मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात करने का मन नहीं हो रहा था आज। बोझ अनुभव कर रहा हूँ। कुछ व्यथित सा मन है। पिछले महीने जब बात कर रहा था आपसे, ओले गिरने की खबरें, बेमौसमी बरसात, किसानों की तबाही। अभी कुछ दिन पहले बिहार में अचानक तेज हवा चली, काफी लोग मारे गए, काफी कुछ नुकसान हुआ। और शनिवार को भयंकर भूकंप ने पूरे विश्व को हिला दिया है। ऐसा लगता है मानो प्राकृतिक आपदा का सिलसिला चल पड़ा है। नेपाल में भयंकर भूकंप की आपदा, हिंदुस्तान में भी भूकंप ने अलग अलग राज्यों में कई लोगों की जान ली है, संपत्ति का भी नुकसान किया है। लेकिन नेपाल का नुकसान बहुत भयंकर है। मैंने 2001 26 जनवरी कच्छ के भूकंप को निकट से देखा है। ये आपदा कितनी भयानक होती है, उसकी मैं कल्पना भली भांति कर सकता हूँ। नेपाल पर क्या बीतती होगी, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी, उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे नेपाल के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान आपके दुख में आपके साथ है। तत्काल मदद के लिए चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने में मुसीबत आई है वहां भी और नेपाल में भी सहाय पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहला काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बचाना। अभी भी मलबे में दबे हुए कुछ लोग जीवित होंगे, उनको जिंदा निकालना है। एक्सपर्ट लोगों की टीम भेजी है। साथ में इस काम के लिए जिनको विशेष रूप से ट्रेन किया गया है, ऐसे स्नीपर डॉग्स को भी भेजा है। ये स्नीपर डॉग्स ढूंढ पाते हैं कि कहीं मलबे के नीचे कोई इंसान जिंदा हो। कोशिश हमारी पूरी रहेगी, अधिकतम लोगों को जिंदा बचाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिलीफ का काम भी चलाना है। रिहैबिलिटेशन का काम भी तो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन मानवता की अपनी एक ताकत होती है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए नेपाल अपना है। उन लोगों का दुख भी हमारा दुख है। भारत पूरी कोशिश करेगा। इस आपदा के समय हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। पिछले दिनों यमन में हमारे हजारों भारतीय भाई बहन फंसे हुए थे। युद्ध की भयंकर विभीषिका के बीच, बम बंदूक के तनाव के बीच, गोलाबारी के बीच भारतीयों को निकालना, जीवित निकालना एक बहुत बड़ा कठिन काम था। लेकिन हम कर पाए। इतना ही नहीं, 1 सप्ताह की उम्र की एक बच्ची को जब बचा करके लाए तो ऐसा लग रहा था कि आखिर मानवता की भी कितनी बड़ी ताकत होती है। बम बंदूक के वर्षा चलती हो, मौत का साया हो, और 1 सप्ताह की बच्ची अपनी जिंदगी बचा सके, तब एक मन को संतोष होता है। मैं पिछले दिनों विदेश में जहां भी गया, एक बात के लिए बहुत बधाइयां मिली, और वो था यमन में हमने दुनिया के करीब 48 देशों के नागरिकों को बचाया था। चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर देश के नागरिक को हमने मदद की थी। और उसके कारण दुनिया में भारत का ये सेवा परमो धर्म, इसकी अनुभूति विश्व ने की है। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना इतने धैर्य के साथ, इतनी जिम्मेवारी के साथ इस काम को किया है। दुनिया में इसकी अमिट छाप रहेगी आने वाले दिनों में, सब मैं विश्वास करता हूँ। और मुझे खुशी है कि कोई भी नुकसान के बिना सब लोग बच करके बाहर आए।
वैसे भी भारत का एक गुण, भारत के संस्कार बहुत पुराने हैं। अभी मैं जब फ्रांस गया था तो फ्रांस में मैं प्रथम विश्व युद्ध के एक स्मारक पर गया था। उसका एक कारण भी था कि प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी तो है, लेकिन साथ साथ भारत की पराक्रम का भी वो शताब्दी वर्ष है। भारत के वीरों के बलिदान की भी शताब्दी का वर्ष है। और सेवा परमो धर्मः, इस आदर्श को कैसे चरितार्थ करता रहा है हमारा देश, उसकी भी शताब्दी का ये वर्ष है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 1914 में और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, करीब करीब 15 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपने जान की बाजी लगा दी थी। और भारत के जवान अपने लिए नहीं मर रहे थे। हिंदुस्तान को किसी देश को कब्जा नहीं करना था, न हिंदुस्तान को किसी की जमीन लेनी थी, लेकिन भारतीयों ने एक अद्भुत पराक्रम करके दिखाया। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारे करीब करीब 74,000 जवानों ने शहादत की थी। ये भी गर्व की बात है कि इसमें करीब 9,200 हमारे सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से डेकोरेट किया गया था। इतना ही नहीं, 11 ऐसे पराक्रमी लोग थे जिनको सर्वश्रेष्ठ सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मिला था। खास करके फ्रांस में इस युद्ध के दरमियान मार्च 1915 में करीब 4,700 हमारे हिंदुस्तानियों ने बलिदान दिया था। उनके सम्मान में फ्रांस ने वहां एक स्मारक बनाया है। मैं वहां नमन करने गया था, हमारे पूर्वजों के पराक्रम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने गया था। ये सारी घटनाएं हम देखें तो हम दुनिया को कह सकते हैं कि यह देश ऐसा है जो दुनिया की शांति के लिए, दुनिया के सुख के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सोचता है, कुछ न कुछ करता है, और जरूरत पड़े तो जान की बाजी भी लगा देता है। यूनाइटेड नेशन में भी पीस कीपिंग फोर्स में सर्वाधिक योगदान देने वालों में भारत का भी नाम प्रथम पंक्ति में है। यही तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। पिछले दिनों 2 महत्वपूर्ण काम करने का मुझे अवसर मिला। हम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष मना रहे हैं। कई वर्षों से मुंबई में उनके स्मारक बनाने का एक जमीन का विवाद चल रहा था। मुझे आज इस बात का संतोष है कि भारत सरकार ने वो जमीन बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक बनाने के लिए देने का निर्णय कर लिया। उसी प्रकार से दिल्ली में बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से एक इंटरनेशनल सेंटर बने। पूरा विश्व इस मनीषी को जाने, उनके विचारों को जाने, उनको काम को जाने। ये भी वर्षों से लटका पड़ा विषय था। इसको भी पूरा किया, शिलान्यास किया, और 20 साल से जो काम नहीं हुआ था वो 20 महीने में पूरा करने का संकल्प किया। साथ साथ मेरे मन में एक विचार भी आया है और हम लगे हैं। आज भी हमारे देश में कुछ परिवार हैं जिनको सर पे मैला ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या हमें शोभा देता है कि आज भी हमारे देश में कुछ परिवारों को सर पर मैला ढोना पड़े? मैंने सरकार में बड़े आग्रह से कहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुण्य स्मरण करते हुए 125वीं जयंती के वर्ष में हम इस कलंक से मुक्ति पाएं। अब हमारे देश में किसी गरीब को सर पर मैला ढोना पड़े, ये परिस्थिति हम सहन नहीं करेंगे। समाज का भी साथ चाहिए, सरकार ने भी अपना दायित्व निभाना चाहिए, मुझे जनता का भी सहयोग चाहिए। इस काम को हमें करना है। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन भर शिक्षित बनो ये कहते रहते थे। आज भी हमारे कई दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज में, खास करके बेटियों में शिक्षा अभी पहुंची नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर के 125वीं जयंती के पर्व पर हम भी संकल्प करें, हमारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में गरीब से गरीब भी बेटी या बेटा अनपढ़ न रहे। सरकार अपना कर्तव्य करे, समाज का उसमें साथ मिले,
तो हम जरूर संतोष की अनुभूति करते हैं। मुझे एक आनंद की बात शेयर करने का मन करता है और एक पीड़ा भी बताने का मन करता है। मुझे इस बात का गर्व होता है कि भारत की 2 बेटियों ने देश के नाम को रोशन किया। एक बेटी साइना नेहवाल बैडमिंटन में दुनिया में नंबर 1 बनी और दूसरी बेटी सानिया मिर्जा टेनिस डबल्स में दुनिया में नंबर 1 बनी। दोनों को बधाई और देश की सारी बेटियों को भी बधाई। गर्व होता है अपनों के पुरुषार्थ और पराक्रम को लेकर के। लेकिन कभी-कभी हम भी आपा खो बैठते हैं। जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था और सेमीफाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, कुछ लोगों ने हमारे खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जो व्यवहार किया, मेरे देशवासियों, ये अच्छा नहीं है। ऐसा कैसा खेल हो जिसमें कभी पराजय ही ना हो। अरे जय और पराजय तो जिंदगी के हिस्से होते हैं। अगर हमारे देश के खिलाड़ी कभी हार गए हैं तो संकट की घड़ी में तो उनका हौसला बुलंद करना चाहिए, उनका नया विश्वास पैदा करने का माहौल बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है आगे से हम पराजय से भी सीखेंगे और देश के सम्मान के साथ जो बातें जुड़ी हुई हैं उसमें पल भर में ही संतुलन खो करके क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं उलझ जाएंगे। और मुझे कभी-कभी चिंता हो रही है। मैं जब कभी देखता हूं कि कहीं अकस्मात हो गया तो भीड़ इकट्ठी होती है और गाड़ी को जला देती है और हम टीवी पर इन चीजों को देखते भी हैं। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे देशवासियों, बताइए कि इस प्रकार से गुस्सा प्रकट करके हम ट्रक को जला दे, गाड़ी को जला दे, मरा हुआ तो वापस आता नहीं है। क्या हम अपने मन के भावों को संतुलित रख के कानून को कानून का काम नहीं करने दे सकते हैं? सोचना चाहिए। खैर, आज मेरा मन इन घटनाओं के कारण बड़ा व्यथित है, खास करके प्राकृतिक आपदाओं के कारण। लेकिन इसके बीच भी धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ देश को भी आगे ले जाएंगे। इस देश का कोई भी व्यक्ति दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव का हो, गरीब हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो, हर एक के कल्याण के मार्ग पर हम संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। विद्यार्थियों की परीक्षाएं पूर्ण हुई हैं। खास करके 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने छुट्टी बनाने के कार्यक्रम बनाए होंगे। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आपका वैकेशन बहुत ही अच्छा रहे, जीवन में कुछ नया सीखने का, नया जानने का अवसर मिले और साल भर आपने मेहनत की है तो कुछ पल परिवार के साथ उमंग और उत्साह के साथ बीते, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद।